नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल परीक्षा के वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो 20 से ऊपर प्रश्न है इसमें देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और वाइवा में ज़्यादातर यही सब प्रश्न पूछते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के संबंधित या फिर प्रैक्टिकल के बारे में, साथ ही साथ स्टडी संबंधी विभिन्न वीडियो इस चैनल द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर वो वीडियो जो है आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। प्रैक्टिकल संबंधित जो अगला वीडियो आएगा वो ये आएगा कि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है तो उस दिन आपको क्या लिखना पड़ता है या क्या क्या वहाँ लिखवाते हैं, तो इसके बारे में भी अगला वीडियो आएगा। तो उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज जो हम देखेंगे वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है, तो ये जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इसके उद्देश्य से जो है इसको बनाया गया है। रीज़न ये है कि इसमें जो प्रश्न लिया हूँ वो जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के आधार पर। तो ये जो है दूसरे क्लास में भी अगर वो सब जो टॉपिक हैं जैसे अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, टाइट्रेशन, अगर दूसरे क्लास में तो उनका भी है, लेकिन इसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न है, तो ज़्यादा जो है इनके लिए फोकस किया गया है। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपको जब वाइवा लेते हैं तो उस समय आपको पूछते हैं प्रश्न पहला उद्देश्य, अर्थात आप प्रैक्टिकल हॉल में, अर्थात जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिलाए हैं उसमें जो लिखे हैं, जो भी आपको दिया गया है प्रयोग करने के लिए, उसको उद्देश्य जो लिखते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बात करें तो दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में 2 अम्लीय एवं 2 क्षारीय मूलक की पहचान करना एक उद्देश्य है। तो एक तो ये दे सकते हैं, मतलब आप जो भी लिखे रहेंगे, 2 प्रैक्टिकल लिखे हैं तो दोनों का उद्देश्य आपको मालूम होना चाहिए, किसी का भी आपको पूछ सकते हैं। तो एक ज़्यादातर ये भी पूछते हैं, तो उद्देश्य मालूम होना चाहिए आपको। साथ ही साथ प्रश्न सेकंड की हम बात करें तो आवश्यक उपकरण, ठीक है। तो आपको आवश्यक उपकरण भी पूछ देते हैं, जैसे आपको प्रैक्टिकल कराए हैं, फिर किसी रूम में 4-4 5-5 करके ग्रुप में अगर बुलाते हैं प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, तो वहाँ पर पूछ देते हैं कि आपने जो प्रैक्टिकल किया उसमें 2 उपकरण के नाम बताओ या 3 उपकरण, 4-5 उपकरण का नाम। तो आपको जो प्रैक्टिकल करा उसमें उपकरण का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि उपकरण में है परख नली है, परख नली का होल्डर है, परख नली और अपना जो है होल्डर हो गया, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया। तो और है अपना ब्यूरेट, अगर टाइट्रेशन की एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ब्यूरेट स्टैंड हुआ, स्पेचुला हो गया अगर कार्बनिक का कर रहे हैं तो इस तरह से जो है इस। और प्रैक्टिकल करते समय जो भी आपका हो, जैसे टाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ब्यूरेट है, ब्यूरेट स्टैंड है, कोनिकल फ्लास्क का है, पिपेट है, बीकर है, तो ये सब है। तो जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसका उपकरण आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो अगला जो प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो प्रश्न थर्ड हम जो कि है यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ भी कंपाउंड का नाम ले देंगे, यौगिक का नाम, और उसका जो है फार्मूला सूत्र पूछते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ से हम कुछ लिखे भी हैं, तो आप जो भी प्रैक्टिकल में लिखे हैं, ठीक, तो उसमें जो भी कंपाउंड का नाम आ रहा है वो सब कंपाउंड का आपको फार्मूला एक तो याद होना ही चाहिए, ठीक। तो आपके जो लिखे हैं उसमें से भी पूछ देते हैं, कभी कभी बाहर से भी पूछ देते हैं। जो सामान्य कंपाउंड उसका फार्मूला आपको ज्ञात होनी चाहिए, तो ये प्रश्न बनता है। तो इसमें हम कुछ देखेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2S4 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक एसिड अर्थात एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फेरिक क्लोराइड FeCl3, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, बेंजीन की हम बात करें C6H6, क्लोरोफार्म CHCl3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH। तो ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि
फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में ये सब जो कंपाउंड जिनका यूज जो है ज़्यादा हो रहा है तो ये सब को लिखा हूँ। और जो है साथ ही साथ और अन्य अगर कहीं पर भी यूज होता है, आप जो प्रैक्टिकल लिख रहे हैं या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किए हैं उसमें, तो उनका भी नाम आपको यह सूत्र मालूम होना चाहिए। तो एक प्रश्न बनता है। उसके बाद अगला जो है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में किए हैं सब, क्योंकि सिलेबस में है। तो ये जो है प्रश्न बनता है कि अम्लीय मूलक क्या होता है, क्षारीय मूलक क्या होता है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण व पानी बनते हैं। ठीक, अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो लवण, साल्ट और वाटर बनते हैं, पानी बनते हैं। लवण के दो भाग होते हैं, वह भाग जो क्षार से प्राप्त होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। ठीक, तो वह भाग जो क्षार से प्राप्त होता है क्षारीय मूलक, तथा वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है। उदाहरण से हम अच्छे से समझते हैं। जैसे NH4OH एक प्रकार का क्षार है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। HCl, ठीक, HCl ये जो है एक अम्ल है। दोनों रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ से NH4 क्या, NH4A प्लस में, और ये जो OH माइनस, इस तरह से आयन देंगे। और यहाँ से HCl जो है H प्लस आयन देंगे और Cl माइनस आयन देंगे। तो अब यहाँ से जो है NH4 ये वाला NH4 और यहाँ से Cl माइनस दोनों मिलकर समझ गए, यहाँ से लवण बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ H2O यहाँ से देख सकते हैं, H2O पानी। तो ये क्या है, लवण है और पानी है। यहाँ से आप इस लवण में देख सकते हैं NH4 किस में से आया, इस वाले क्षार से आया। NH4 ये जो है क्षार से आया, तो इसलिए यहाँ पर NH4 प्लस, अब NH4A प्लस होगा, तो NH4 प्लस जो है क्षारीय मूलक है, क्योंकि ये क्षार से प्राप्त हुए हैं हमें। और यहाँ से Cl जो है Cl माइनस जो है अम्ल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है HCl में से Cl जो इसमें से अम्ल से प्राप्त हुआ, तो इसलिए जो है Cl माइनस जो है अर्थात क्लोराइड जो है यहाँ पर अम्लीय मूलक कहलाएगा। तो यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, NH4 प्लस क्षारीय मूलक, Cl जो है अम्लीय मूलक हुआ। और यहाँ से H2O जो कि पानी बनता है, वो H2 है। तो यहाँ से HCl का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस है, और OH माइनस क्षार का OH माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर H2O बनाए हैं, पानी। ठीक, तो हुआ अम्लीय और क्षारीय मूलक, अर्थात जो क्षार से प्राप्त होता है क्षारीय मूलक, जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है। और अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, यहाँ से चौथा देख सकते हैं, अकार्बनिक मिश्रण क्या है। तो दो या दो से अधिक लवण आपस में किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो अकार्बनिक मिश्रण बनता है। ठीक, जैसे यहाँ से एक लवण हुआ, इसके साथ कोई दूसरा और लवण जैसे मिला देते हैं, लेड एसीटेट का उदाहरण ले सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक लवण आपस में किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो वो जो है वो मिश्रण को कहलाता है अकार्बनिक मिश्रण। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछ सकते हैं, अम्लीय मूलक। अब अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक प्रैक्टिकल किए हैं, तो दो अम्लीय मूलक के नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अम्लीय मूलक दिया गया है, कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, ये जो है अम्लीय मूलक है। उसके बाद जो है पूछ सकते हैं क्षारीय मूलक के दो उदाहरण। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्षारीय मूलक जो है अमोनियम, लेड, कॉपर, कोबाल्ट, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सब जो है क्षारीय मूलक के उदाहरण हैं। ठीक, तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें तो परीक्षण के लिए अम्ल मूलक को कितने भाग में बांटा गया है। तो परीक्षण के लिए जो है अम्लीय मूलक को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक का प्रैक्टिकल किए हैं। तो
अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को जो है परीक्षण के लिए 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें से तनु अम्लीय समूह पहला है। तनु अम्ल समूह के मूलक जिसके अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं कार्बोनेट है, सल्फाइट है, एसीटेट है। ठीक, तो ये जो है और भी हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य है कार्बोनेट, सल्फाइट, एसीटेट, नाइट्राइट भी है और साथ ही साथ सल्फाइड भी है। तो ये जो है तनु अम्ल समूह के मूलक है। उसके बाद दूसरा हम बात करें तो सांद्र अम्ल समूह के मूलक, तो इसमें से जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट है। तो एन यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये वाला NO3 है ना, NO3 माइनस है नाइट्रेट, तो यहाँ से N मिस्टेक हुआ है, तो नाइट्रेट हुआ। उसके बाद हम थर्ड की बात करें तो विशेष मूलक, तो विशेष मूलक के अंतर्गत सल्फेट है। उसके बाद जो चौथा है व्यतिकारी मूलक, व्यतिकारी अम्लीय मूलक जो कि ऑक्जेलेट, बोरेट, ये सब है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्षारीय मूलक को कितने भाग में बांटा गया, तो क्षारीय मूलक को कुल 7 भाग में बांटा गया। यहाँ से आप देख सकते हैं 7 भाग में इसको बांटा गया है और अम्लीय मूलक को 4 भाग में। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, तो पहला है शून्य समूह, तो अम्लीय मूलक को 7 भाग में बांटा गया है। तो उस पहला का नाम है, पहला जो है शून्य समूह, जिसके अंतर्गत NH4 जो है क्षारीय मूलक है। प्रथम समूह के अंतर्गत Pb2+ है और Ag+, H2+ ए है। द्वितीय समूह में इसको दोनों में है Pb जो है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं द्वितीय समूह के अंतर्गत Pb2+, Cu2+, Cd2+, AH3+, Sb3+, Bi3+, ये सब है। उसके बाद अगला जो है हम बात करें तृतीय समूह, तो तृतीय समूह है Al3+, Cr3+, Fe3+ ए है। उसके बाद अगला जो है चतुर्थ समूह की हम बात करें तो Zn2+, Mn2+, Ni2+ और CO2+। पंचम समूह में Ba2+, Sr2+, Ca2+। उसके बाद जो है षष्टम समूह की हम बात करें तो Mg2+। तो इस तरह से जो है ये है क्षारीय मूलक, जिसको जो है 7 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं कि द्वितीय समूह के क्षारीय मूलक के नाम बताओ, तो आपको ये याद होना चाहिए Cu2+, Cd, Sa3, ये सब। ठीक, किसी को भी पूछ सकते हैं शून्य समूह में कौन सा क्षारीय मूलक पाया जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर NH4+, तो कोई भी समूह से पूछ सकते हैं। तो हर एक समूह से 1-2 कम से कम मालूम होना चाहिए। जैसे तृतीय समूह में Al3+, तो Fe3+। चतुर्थ समूह के 2 क्षारीय मूलक के नाम बताओ, इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं। तो मतलब 7 भाग में डिवाइड किया और हर एक भाग में जो है प्रथम समूह, द्वितीय समूह, सबका जो है नाम 1 या 2 याद होना चाहिए, ताकि पूछ दें तो आप वहाँ पे बता सकें। उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न बनता है कि मूल विलयन क्या है, क्योंकि जब क्षारीय मूलक का परीक्षण करते हैं तो प्रथम समूह के पश्चात शून्य समूह का प्रैक्टिकल करने के पश्चात जो है मूल विलयन बनाते हैं। तो ये मूल विलयन क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, तो दिए गए अकार्बनिक पदार्थ का स्वच्छ विलयन ही मूल विलयन कहलाता है। ठीक, तो आपको जो प्रैक्टिकल के अकार्बनिक मिश्रण दिया जाता है उसका जो है स्वच्छ विलयन जो बनाते हैं वही मूल विलयन कहलाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। तो मिश्रण का अर्थात जो प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है, तो मिश्रण का मूल विलयन बनाने के लिए एक स्वच्छ परख नली में मिश्रण की थोड़ी मात्रा लेकर निम्न क्रम से विभिन्न विलायकों में विलयता देखते हैं। नीचे देखेंगे कौन सा क्रम है। जिस विलायक में मिश्रण घुलकर स्वच्छ पारदर्शी विलयन बनता है उसमें उसकी अधिक मात्रा विलय कर विलयन बनाते हैं, यही मूल विलयन है। ठीक, तो जो भी मिश्रण आपको प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है उसका जो है हम स्वच्छ एवं पारदर्शी विलयन बनाते हैं। तो जिसमें भी स्वच्छ एवं पारदर्शी विलयन बनता है तो नीचे देखते हैं यहाँ पर, मान लो हम एक स्वच्छ परख नली लेते हैं, साफ सुथरा परख नली लेते हैं, उसमें उस मिश्रण को लेकर नॉर्मल जो जल होता है उसमें उसको घोलते हैं। तो अगर उसी में स्वच्छ और पारदर्शी विलयन बन जाता है तो वही मूल विलयन कहलाएगा। लेकिन
अगर ठंडे जल में नहीं बनता है तो फिर गर्म जल में उसको घोलते हैं, उसमें अगर घुल गया तो वो फिर मूल विलयन हो गए। लेकिन अगर ठंडा ठंडा जल में न गर्म जल में घुला तो फिर तनु HCl। ठीक, तो इधर यदि पदार्थ गर्म या गर्म जल में ना घुले तो HCl मिलाकर गर्म करके विलयन बनाओ। ठीक, सांद्र HCl, अगर इस तीनों में नहीं हुआ तो सांद्र HCl, यदि पदार्थ तनु HCl के साथ गर्म करने पर भी ना घुले तो सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं और स्वच्छ या पारदर्शी विलयन बनाते हैं। स्वच्छ पारदर्शी विलयन बन जाए वही मूल विलयन है। अगर HCl में नहीं बना, सांद्र HCl में नहीं बनता तो वहाँ पर तनु HNO3 लेते हैं और इसमें भी नहीं स्वच्छ विलयन बनता है तो सांद्र HNO3। तो इस तरह से जो है मूल विलयन बनाते हैं। तो इसमें से कोई एक जो है क्रम से करते हैं, पहला ठंडा जल फिर गर्म जल, जिसमें भी स्वच्छ विलयन बनता है तो वही मूल विलयन है। एक बार फिर मूल विलयन को देख लेते हैं। क्या है इसको, दिए गए अकार्बनिक पदार्थ का स्वच्छ विलयन, ठीक है, स्वच्छ विलयन पारदर्शी विलयन हो वही मूल विलयन कहलाता है। और अगला जो प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त ऐसी अन्य कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक, तो चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो पानी को क्या करती है, दूधिया कर देती है। लेकिन उसके साथ साथ एक और गैस है जो करती है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि हम बात करें तो अम्लराज। अम्लराज क्या है, तो 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। ठीक, तो 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों को मिक्स कर देंगे तो वही जो है अम्लराज कहलाएगा। और अगला जो है प्रश्न जो बनता है, अनुमापन किसे कहते हैं। तो अनुमापन ऐसी तकनीक है जिसमें ज्ञात सांद्रता के विलयन का उपयोग अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो अनुमापन टाइट्रेशन क्या है कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें ज्ञात सांद्रता के विलयन का उपयोग अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग भी टाइट्रेशन में किए होंगे। ये ब्यूरेट है यहाँ जिसमें से, और ये है यहाँ पर ब्यूरेट में आप सोडियम हाइड्राक्साइड लेकर जो है प्रैक्टिकल किए होंगे। इसमें ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते, सोडियम हाइड्रोक्साइड को विलयन, और यहाँ पर या तो ऑक्जेलिक अम्ल को विलयन लिया फिर HCl, दोनों वाला प्रैक्टिकल किए हैं, ऑक्जेलिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों वाला। तो इसमें से एक का जो है आपको सांद्रता मालूम है, तो इसमें से इसका जैसे अगर सांद्रता मालूम है तो इसके माध्यम से फिर इसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो ये जो है टाइट्रेशन का या टाइट्रेशन या अनुमापन इसको कहते हैं। उसके बाद जो है अगला है मानक विलयन किसे कहते हैं। ठीक, ये टाइट्रेशन का ही क्वेश्चन है। मानक विलयन, तो मानक विलयन वहाँ विलयन होता है जिसमें तत्व या पदार्थ की सांद्रता या नॉर्मलता ज्ञात होती है। ठीक, मानक विलयन क्या होता है, तो मानक विलयन वही विलयन होता है जिसमें तत्व या पदार्थ की सांद्रता या नॉर्मलता ज्ञात होती है। जैसे टाइट्रेशन में इसमें किए हैं तो आप NOH और ऑक्जेलिक एसिड दोनों के मध्य टाइट्रेशन किए होंगे तो इस ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलता आपको दिया गया रहा होगा, 0.1 नॉर्मलता का ज़्यादातर प्रैक्टिकल कराते हैं। तो ये जो है एक क्या हुआ, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या हुआ, मानक विलयन हुआ, क्योंकि इसकी नॉर्मलता हमें ज्ञात है और इसकी सहायता से हम इसकी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ मानक विलयन। उसके बाद अगला जो है अम्ल मिति किसे कहते हैं, एसिडिमेट्री, अर्थात अम्ल मिति किसे कहते हैं। तो ये जो है जब किसी ज्ञात सांद्रता वाले क्षारीय विलयन के साथ अनुमापन द्वारा किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता ज्ञात किया जाता है तो इसे अम्ल मिति कहते हैं। ठीक, तो कोई क्षार है उसकी सांद्रता हमें ज्ञात है या नॉर्मलता ज्ञात है। ठीक, तो इसकी सांद्रता ज्ञात है और इसके माध्यम से हम किसी अम्ल की सांद्रता ज्ञात करते हैं तो इसको बोलते हैं अम्ल मिति। ठीक, यहाँ पर ज्ञात क्या रहेगा, क्षार रहेगा, और ज्ञात किसको करना है, अर्थात अज्ञात कौन है, एक मिनट, ज्ञात क्षार, अज्ञात अर्थात जिसको ज्ञात करना है अम्ल, एक कहलाएगा अम्ल मिति।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्षारमिति किसे कहते हैं। तो जब किसी ज्ञात सांद्रता वाले अम्लीय विलयन, तो अब ज्ञात सांद्रता है उसको मालक विलयन कहते हैं। तो जब किसी ज्ञात सांद्रता वाले अम्लीय विलयन के साथ अनुमापन द्वारा किसी क्षारीय विलयन की सांद्रता ज्ञात किया जाता है तो इसे क्षारमिति कहते हैं। ठीक, यहाँ पर अम्ल मिति के जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें अम्ल ज्ञात है, अम्ल की सांद्रता क्या है, ज्ञात है, और क्षार की जो है अज्ञात है, अर्थात इसको ज्ञात करना है। तो ये हो क्षारमिति, अर्थात जिसकी सांद्रता ज्ञात करना है। अगर क्षार की सांद्रता ज्ञात करना है तो क्षारमिति होगा, अगर अम्ल की सांद्रता ज्ञात करना हो अम्ल मिति होगी। तो इस तरह से। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार अनुमापन में उपयोग में लाए जाने वाले किन्हीं दो सूचकों का नाम लिखिए। ठीक, तो अम्ल एवं क्षार का जब अनुमापन करते हैं तो सूचक का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपने टाइट्रेशन किया होगा एसिड बेस वाला, तो उसमें फिनॉप्थेलिन का प्रयोग किए होंगे। ठीक, तो ये जो है फिनॉप्थेलिन और मेथिल आरएन जो है अम्ल क्षार में अनुपयोग में लाने वाले दो सूचक हैं। अब अगला जो प्रश्न है इसी से संबंधित है, सूचक या इंडिकेटर किसे कहते हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए एक विशेष प्रकार की पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसे सूचक कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसे सूचक कहते हैं। तो जैसे टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपने भी सूचक का प्रयोग किए होंगे फिनॉप्थेलिन करके। तो इसमें आप ब्यूरेट लिए थे, माफ कीजिएगा ब्यूरेट है, जिसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लिए थे, प्रैक्टिकल किए होंगे उसमें। और ये जो कोनिकल फ्लास्क है, पिपेट के माध्यम से यहाँ पर आप ऑक्जेलिक एसिड लिए थे, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, और इसी में यहाँ पर जो है एक छोटा सा जैसे बॉक्स है, इसको फिनॉप्थेलिन मान दें। फिनॉप्थेलिन जो सूचक इसमें 2 ड्रॉप इसमें डाले थे। ठीक, उसके बाद फिर टाइट्रेशन किए। तो ठीक, तो उसी को बोलेंगे सूचक। उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है, अनुमापन में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के नाम। तो इसमें जो है ब्यूरेट है, पिपेट है, ब्यूरेट स्टैंड है, कोनिकल फ्लास्क, ग्लास रॉड, बीकर, ये सब जो है अनुमापन में जो है प्रयोग होने वाले उपकरण है। तो इसमें से जैसे देखें तो इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ये जो स्टैंड है जिसको ब्यूरेट स्टैंड बोलेंगे। ठीक, ये है कोनिकल फ्लास्क, और पिपेट है तो इसमें ये नहीं है इस डायग्राम में। तो ये सब जो है अनुमापन में प्रयोग होता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अब NOH का वहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो NOH का तुल्यांकी भार कितना होता है, तो इसका 40 होगा। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार की हम बात करें तो 63। और अगला जो प्रश्न है HCl का तुल्यांकी भार कितना है, 36.5। तो ये सब जो है इसका तुल्यांकी भार होता है। उसके बाद जो है अगला जो है नार्मलता क्या है, एक प्रश्न बन जाएगा नार्मलता क्या है। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में तुल्यांक की संख्या को उस विलयन की नार्मलता कहते हैं। ठीक, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की, ठीक, तो 1 लीटर है उसमें क्या घुला है, विलेय, तो घुले हुए विलेय की तुल्यांक की संख्या। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, किसकी संख्या, तुल्यांक की संख्या, लेकिन किसमें, ग्राम में। ठीक, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए तुल्यांक की संख्या, लेकिन मापना किसने है, ग्राम में। तो ग्राम में तुल्यांक की संख्या को उस विलयन की नार्मलता कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ जो कि महत्वपूर्ण 22 प्रश्न जो कि आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का वाइवा होगा उसमें पूछ सकते हैं। इस तरह के जो प्रश्न आपको पूछेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।